Final accounts of partnership. Why final accounts? Final accounts किस लिए? फाइनल अकाउंट बना के हमको क्या मालूम चलने वाला? तो बताएगा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो पता चलता है। यस, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और फाइनल अकाउंट बनाने से हमको पता चलता है दूसरी चीज क्या? फाइनेंशियल पोजीशन। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपने कितना प्रॉफिट किया एक साल के अंदर, या आपने कितना लॉस सफर किया एक साल के अंदर। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसका मतलब रिजल्ट होता है। प्रॉफिट का मतलब क्या? अगर आपकी रेवेन्यू इनकम, अगर आपकी रेवेन्यू इनकम, ऐसी इनकम जो बिजनेस में बार बार होती है, अगर ये ज्यादा है किससे? रेवेन्यू एक्सपेंसेस से, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट। एंड रिवर्स केस में हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं लॉस। फाइनेंशियल पोजीशंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं। आप फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं। इसका मतलब क्या आपका बिजनेस सॉल्वेंट है कि नहीं, या आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटीज से, और अगर एसेट कम हो लायबिलिटीज से तो हम बोलते हैं इसको इंसॉल्वेंट। सर इसे फाइनल अकाउंट क्यों बोलते हैं? सर व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट? सर व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट ही क्यों बोलते हैं सर? इसको कुछ और भी बोल सकते थे। अकाउंट में पूरा साइकिल है। अकाउंट पूरी साइकिल से रिकॉर्ड होता है। अकाउंट में पहले हम क्या करते हैं, है ना? हम पहले करते हैं एंट्रीज। जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं हम करते हैं एंट्रीज। एंट्रीज करने के बाद हम सब्सिडी बुक्स में लिखते हैं। जितनी भी सब्सिडी बुक्स हम समझते हैं वहां लिखते हैं, है ना? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, है ना? सब्सिडियरी बुक्स हम लिखते हैं। एंट्रीज करने के बाद हम बनाते हैं सब्सिडी बुक्स, है ना? सब्सिडी बुक्स एंड एंट्रीज, इन दोनों से हम बना सकते हैं लेजर। हम क्या बनाते हैं? लेजर। लेजर एंड पोस्टिंग करते हैं। लेजर एंड पोस्टिंग से हम तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस। एंड ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद हम तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब ऐसा नहीं कि बस इसके बाद कभी अकाउंट बनाने नहीं पड़ेंगे बिजनेस में, ऐसा नहीं है। साइकिल यहाँ पे एंड हो जाती है। अकाउंट की जो पूरे एक ईयर की जो साइकिल थी रिकॉर्ड करने की, यहाँ पे एंड हो जाती है। फाइनल अकाउंट्स बन जाने के बाद हम ये साइकिल फिर से शुरू करेंगे सेकंड ईयर के लिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता कि बस इसके बाद कभी भी अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, लास्ट टाइम अकाउंट्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे ये जो एंट्रीज से लेके
ये वाला जो काम था एंट्रीज से लेके लेजर एंड पोस्टिंग वाला जो काम था वो पूरे साल चलता है, होल ईयर, थ्रू आउट द ईयर, ये हर रोज चलता रहता है। एंट्रीज करो, सब्सिडरी बुक्स में लिखो, लेजर्स बनाओ, पोस्टिंग करो, हर रोज 365 डेज हर रोज चलता रहता है। लेकिन कभी भी ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट हर रोज नहीं बनता। ट्रायल बैलेंस कब बनता है ना, 31 मार्च को, जब आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाए, तब उस दिन 31 मार्च को जब आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, उस दिन आपके पास कितनी एसेट्स थी, कितनी लायबिलिटी थी, टोटल कितने एक्सपेंसेस थे, टोटल कितनी इनकम थी, ये हम ट्रायल बैलेंस पर डालते हैं। एंड ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बनाते हैं फिर फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स भी साल में एक ही बार बनता है, पूरे साल नहीं बनता। पूरे साल जो बनता है वो एंट्रीज है, सब्सिडरी बुक्स है, लेजर्स एंड पोस्टिंग, ये एक ही बार बनेगा। क्लियर? तो होगा क्या पता है, होगा ये कि मान लो अगर आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेके एंड होता है 31 मार्च 21, तो ये पूरे साल एंट्रीज होगी, लेजर पोस्टिंग होगा, ट्रायल बैलेंस। इसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएगा ना, जैसे ही खत्म हो जाएगा, इस साल के लिए बनेगा फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस। एंड सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए फिर से क्या बनती जाएगी, साइड बाय साइड एंट्रीज बनती जाएगी, सब्सिडी बुक्स बनती जाएगी, लेजर एंड पोस्टिंग भी चालू रहेगी। यानी एक साल कंप्लीट करने के बाद, है ना, आपको दो चीज तैयार करनी पड़ती है। जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर था उसका तो रिकॉर्डिंग करना ही है, आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही है, पिछले साल के आपको फाइनल अकाउंट्स भी बनाने हैं। क्लियर? चलिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, ये जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। यहाँ पे और एक अकाउंट एक्स्ट्रा आने वाला है आपको, पता है बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं? बैलेंस शीट को बैलेंस शीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस दिन आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, 31 मार्च को आपने बैलेंस शीट बनाया, उस दिन जितने भी आपने एसेट रिकॉर्ड की, जितनी भी लायबिलिटीज रिकॉर्ड की, वो नेक्स्ट ईयर भी आपको आगे ले जाना है। बैलेंस शीट का मतलब क्या, एक ऐसी शीट होती है जिसमें बैलेंस दिखाते हैं जो हमको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम को, प्रॉफिट लॉस के आइटम को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते नेक्स्ट ईयर, वो अकाउंट क्लोज हो जाते हैं एंड इससे प्रॉफिट एंड लॉस जाना जाता है। लेकिन बैलेंस शीट के आइटम, वो जो लिखा होता है बैलेंस शीट के अंदर, वो हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, है ना। वो बैलेंस को, एसेट को हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी। क्लियर इतना? एक बात मुझे बताओ, मान लो हमारा अकाउंटिंग ईयर ऐसा है, ध्यान से, हाँ, हमारा अकाउंटिंग ईयर ऐसा है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है, बोलो बैलेंस शीट कब बनेगी, बताओ? 31 मार्च 2021। एग्जैक्टली, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं, ऊपर ऐसा लिखते हैं कि बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हैं 31 मार्च 2021। एज ऑन का मतलब क्या, उसी दिन की बैलेंस शीट बनती है, उस दिन की ही बैलेंस शीट बनती है, पूरे साल की बैलेंस शीट कभी नहीं बनती। मान लो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 1 अप्रैल पे आपके पास यहाँ पे 100 करोड़ की एसेट थी, लेकिन 31 मार्च को
है ना, सुबह ही आपने 31 मार्च को मॉर्निंग में ही आपने एसेट बेच दी, 31 मार्च से एक दिन पहले बेच दी, चलो ऐसा रखते हैं। कब बेच दी आपने? 30 मार्च 2021 को एसेट बेच दी, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? या ऐसा भी हो सकता है कि पूरे साल आपके पास एसेट नहीं थी, पूरे साल आपके पास 0 रुपए की एसेट थी, लेकिन 31 मार्च को आपने बहुत सारी एसेट बाय कर ली, तो वो सब एसेट दिखेगी। तो लोग इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, 31 मार्च को ही एसेट दिखाने के लिए इस तरीके से काम कर सकते हैं। 31 मार्च के बाद जो करना है करे, फिर 31 मार्च को फिर से दिखा दो। और इसलिए तो उसका ऑडिटिंग होता है, इसलिए तो ऑडिटर होता है, जो ऑडिटिंग करता है, जो क्वेश्चनिंग करेगा कंपनी को, कैसा क्यों किया भाई आपने, ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो भाई, किस बात से डर लगता है आपको? डन? समझ में आया? ओके, चलिए, क्या पता चला हमको भाई? हमको ये पता चला अब तक कि फाइनल अकाउंट का मतलब क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जान सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनती है, परफॉर्मेंस जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं। ठीक है, चलो अब मैं फाइनल अकाउंट की बात करूं पार्टनरशिप के अंदर। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, फिर से एक बार लिखता हूं। ठीक है, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप की बात करें। अच्छा, आपको क्या जानना है? आपको जानना है प्रॉफिट, इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम जान सके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आपको जानना है प्रॉफिट एंड लॉस, और आपको जानना है फाइनेंशियल पोजीशंस, यानी आप सॉल्वेंट है कि इनसॉल्वेंट है। ठीक है, चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इनकम को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट के अंदर हम बनाएंगे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनेगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के नीचे नेक्स्ट में तुरंत ही क्या बनना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस बनना चाहिए। उसके नीचे तुरंत ही क्या बनना चाहिए? और एक अकाउंट आने वाला है आपको यहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट आपको सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने 11th में किया था, एग्जैक्टली वैसा ही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। फिर ये लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं लोग। ठीक है, ये एक बनेगा, एंड लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट। इतनी चीजें बनाते हैं। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एक्सपेंस, यहाँ लिखनी पड़ेगी इनकम्स, यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा एक्सपेंस, यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी इनकम, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा एक्सपेंस, यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी इनकम। तो सर, डेबिट साइड पे एक्सपेंस लिखना है, क्रेडिट साइड पे इनकम लिखना है, तो सबको मिक्स कर दो ना? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है ना? यहाँ पे लिखने एक्सपेंस, यहाँ पे लिखनी इनकम। अब तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा, तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, तुम्हें ये आना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं, कौन कौन सी इनकम आती है। प्रॉफिट लॉस में कौन कौन से एक्सपेंस, कौन कौन सी इनकम। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन कौन से एक्सपेंस, कौन कौन सी इनकम। जब तक ये नहीं आएगा ना, सब मिक्स हो जाएगा। ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो ट्रेडिंग अकाउंट का था आपने दूसरे अकाउंट में डाल दिया, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो प्रॉफिट लॉस का था आपने दूसरे अकाउंट में डाल दिया, तो सब प्रॉफिट गलत हो जाएगा। एक भी आइटम गलत रिकॉर्ड करने से सब गलत हो जाने वाला है। तो यहाँ कौन से एक्सपेंस आएंगे, यहाँ कौन सी इनकम आएगी, याद है आपको? क्या थोड़ा बहुत भी याद है क्या? मैं यहाँ क्या बोला करता था? यहाँ आपको एक्सपेंस लिखना है, यहाँ आपको इनकम लिखना है, लेकिन कौन से एक्सपेंस लिखोगे?
सर ट्रेडिंग में शायद से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है और रेवेन्यू इनकम, और प्रॉफिट एंड लॉस में कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं बेटा नहीं, अंश नहीं, बस आपको यही ध्यान देना है आपको, है ना। देखो एक चीज समझ लो आप, मैं तो यही समझा, कोई चीज भूल जाते हैं। यहाँ कौन सा प्रॉफिट मिलेगा हमको, ये तो बता सकते हैं ना, यहाँ कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। बट ऑब्वियस अगर इसकी है ना ऑपोजिट साइड पे चला गया यहाँ पे हम, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस। एक बार आपने ग्रॉस लॉस कर दिया ना, तो किसी भी सूरत में इनकम आगे जाके इनकम नहीं आ सकती, बस गई अभी आप ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस आ गया, गए आप। हाँ ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लॉस हो, समझो। लेकिन आप ऐसा बहुत रेयर देखोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस हो एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कन्वर्ट करके प्रॉफिट ले आओ, इतनी सारी बाकी सब अदर इनकम आपके अंदर होती है। नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। चलिए मान लो अगर यहाँ हम प्रॉफिट जानना चाहें तो यहाँ कौन सा प्रॉफिट आएगा बताओ? नेट प्रॉफिट। यस, इसको हम क्या बोलते हैं? एनपी। और इससे यहाँ हम क्या बोलेंगे? नेट लॉस। अब सर ये एक और एक अकाउंट बना के रखा है आपने, अभी यहां कौन सा प्रॉफिट आएगा? देखो प्रॉफिट 3 स्टेज पर ढूंढा जाएगा, ये कौन सा प्रॉफिट होगा? इसे हम बोलेंगे देखना पड़ेगा, मैं क्यों बोलूं, देखो पढ़ने की कोशिश करो। इसे हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को बांटा जाएगा, नेट प्रॉफिट को नहीं बांटा जाएगा। ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स बांटने वाले हैं, 2 पार्टनर 3 पार्टनर जितने भी होंगे, आपको मिनिमम 2 पूछने पड़ेंगे पार्टनर, और मैक्सिमम 3 पार्टनर पूछेंगे आपको। थियोरेटिकली ऐसा होगा, प्रैक्टिकली कितने पार्टनर हो सकते हैं? 8 9 10 हो सकते हैं, क्योंकि आपको मैन्युअली लिखना है नोटबुक के अंदर, आपको 3 ही पार्टनर तक जाएंगे मैक्सिमम, वरना इतने सारे कॉलम बनाने पड़ेंगे हम। और यहाँ पे आ जाए तो बताओ, डिविजिबल लॉस। डिविजिबल लॉस। चलिए, है ना। तो आपको इसको बांटना है पार्टनर्स के बीच में। इसको बांटने के लिए आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए होगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा वो इसके लिए अप्लाइड होगा। चलो सर समझ में आ गया सर। सर अभी ये बताओ सर कि यहाँ कौन से एक्सपेंस लिखे जाएंगे, यहाँ कौन सी इनकम लिखी जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या बोलूं मैं, यहाँ पे परचेज एक्सपेंस लिखे जाएंगे एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखे जाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस के अंदर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग ही करते हो, ट्रेडिंग मतलब ला के बेच देते हो, चीजों को लाए और आपने डायरेक्ट उसको बेच दिया, तो परचेज एक्सपेंस ही होगा। रॉ मटेरियल तो आप लाओगे नहीं, फिनिश गुड्स लाओगे तो उसका लाने का खर्चा, और उस पे जो भी खर्चा होता है, कैरेज इनवर्ड, है ना, इंपोर्ट ड्यूटी अगर बाहर से मंगवाया है तो लॉरी फ्रेट, है ना, जो कुछ भी खर्चा होता है इस पे। लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल लाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो हम बोलेंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यहाँ लिख रहे हैं। इसको हम अकाउंट में बोलते हैं, इन दोनों को अकाउंट में बोले जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोले जाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ लिखे जाते हैं। इनकम, यहाँ पे एक ही इनकम आती है, कौन सी इनकम आती है यहाँ पे पता है ना? कौन सी इनकम? सेल्स। सेल्स। या सिर्फ सेल्स की इनकम आती है, इसका मतलब उसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। इसे बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जिस पर्पस के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, उस पर्पस से अगर इनकम होती है तो, अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मुझे फीस मिलती है तो वो मेरी डायरेक्ट इनकम हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ। मैंने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो डायरेक्ट इनकम नहीं हुआ, वो इनडायरेक्ट इनकम। ये सब रेवेन्यू होता है अंश, ये सब रेवेन्यू है बेटा। ऊपर लिखा है वो भी रेवेन्यू है, नीचे लिखा है वो भी रेवेन्यू है, सब रेवेन्यू लिखने वाले। ये रेवेन्यू एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन है, रेवेन्यू इनकम का क्लासिफिकेशन, ऐसा।
तो यहां सिर्फ सेल्स की इनकम आएगी। हेलो, सिर्फ सेल्स की इनकम, बाकी दूसरी कोई इनकम नहीं। मान लो अगर मैं रेस्टोरेंट चलाता हूं, मेरी होटल्स है, चलो, है ना, वेलकम होटल, एक्सप्रेस होटल, आजू बाजू में सब दोनों मेरी है, मान लो। तो बताओ, एक बात बताओ, मेरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा अगर मेरे यहाँ होटल है तो? अगर एक्सप्रेस होटल डायरेक्ट है और वेलकम होटल है मेरी है, तो वहां से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा? मैं क्या बेचता होगा लोगों को? सर्विसेज। हाँ, लेकिन क्या बेचता होगा? सर्विसेज में क्या बेचता हूँ? फूड। लेकिन क्या बेटा? बी स्पेसिफिक। जिस चीज के लिए आपने रेस्टोरेंट रखा होगा वही। तो क्या चीज के लिए रखता हूँ मैं रेस्टोरेंट, वो बताओ ना। खाने के लिए सर, खाना। अरे हाँ भाई, मैं रेस्टोरेंट, वेलकम होटल है तो नीचे हमने रेस्टोरेंट भी खोल के रखा हुआ है, तो लोग वहां पे आते खाना खाते हैं, तो इससे मेरी इनकम हुई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा। वहां मैंने एक थोड़ा सा बेकरी जैसा बना दिया है ना, कि भाई बेकरी आइटम्स भी मिलेगी आपको, है ना, तो ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ। मेरे पास रूम्स है, रूम्स अवेलेबल है, मैं रूम देता हूँ लोगों को रहने के लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। वहां छोटा सा एक वाइन शॉप बना दिया है, नीचे एक वाइन शॉप बनाया है, जो वाइन पीना चाहते हैं, जो इस चीज का शौक रखते हैं, तो उनको ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हेलो, मैंने स्पा रूम बनाया है, मैंने जिम बनाया है, मैंने स्विमिंग पूल बनाया है, वहीं पे होटल के अंदर 5 स्टार 3 स्टार, तो वहां से भी पैसे आते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सी, लेकिन मैं होटल बिजनेस में हूं और मुझे इंटरेस्ट मिलता है, मुझे डिविडेंड मिलता है, मुझे रेंट मिलता है, रेंट, तो ये थोड़ी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ, ये तो आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, इसलिए सब कुछ मिल रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये ना, ये सब चीज आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगी, अंदर से स्ट्रांग, बॉर्नविटा की तरह अंदर से स्ट्रांग बनोगे आप, ये सब जानोगे ना, तो थोड़ा आपको मोहब्बत होगी, प्यार होगा थोड़ा अकाउंट के लिए। यहाँ पे क्या आएगा समझ में आ गया? यहाँ सेल्स में क्या आने वाला है समझ में आ गया? अब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बताओ मेरी इनकम कौन कौन सी होगी? 11th को पढ़ाया, 12th को पढ़ाया, कॉलेज को पढ़ाया, दूसरा खुद भी पढ़ा दिया। सब फीस जो आएगी वो आपकी इनकम होगी। ओके, फिर दूसरा कोई इनकम होगा इसमें से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? हाँ, हो सकता है। कुछ लोग मेरे पास सिर्फ मटेरियल लेने आते हैं, कॉलेज में बोलते सर मटेरियल चाहिए, मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो कहीं गुजरा रहता हूँ, मैं डबोई रहता हूँ, मैं यहाँ कैसा आऊंगा आपकी क्लास में, मुझे हमको सिर्फ मटेरियल चाहिए, मटेरियल ले जा भाई। प्रॉफिट नहीं देखा जाता है इसके अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट देखी जाती है बेचारे। ठीक है, चल ले, तेरे को काम आएगा, समझा? तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ ना। हेलो, इतना क्लियर हो गया? ये परचेज के एक्सपेंस कौन से होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, हम डिटेल में देखेंगे फिर। चलिए, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड आ जाते हैं, यहाँ पे भी एक्सपेंस लिखे जाएंगे, यहाँ पे भी इनकम लिखी जाएगी। अभी तो सिंपल हो गया, अभी यहाँ लिखी जाएगी अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब क्या? अदर देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो रेवेन्यू नेचर की तो है ही। हेलो, ये सब रेवेन्यू नेचर की इनकम है, जो बार बार होती है बिजनेस के अंदर, लेकिन मेरे ऑपरेशन से इनकम नहीं हो रही है ना। तो अदर इनकम यहां लिखी जाएगी। अदर इनकम का मतलब क्या? डायरेक्ट इनकम नहीं है आपकी। एंड एक्सपेंसेस, यहां डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे, यहां हम लिखने वाले हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो सीधे परचेज से नहीं जुड़े हुए हैं, जो सीधे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए नहीं है, इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं बिजनेस से। समझ में आया? तो सर ये एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? आपने यहां बोला कि परचेज के एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो यहां पे तो बोलो कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यहाँ पे आते हैं,
सेलिंग के एक्सपेंस यहाँ पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस यहाँ पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, है ना। दूसरे एनी प्रकार, एनी टाइप ऑफ लॉसेस यहाँ पे आते हैं, है ना, एनी टाइप ऑफ लॉसेस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सपेंस यहाँ पे आ जाते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंस लिख देना, ये सब जरूरी है। सर क्या क्या लिखा है सर आपने? फाइनेंशियल एक्सपेंस लिखा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिखा, सेलिंग एक्सपेंस लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिखा, किसी भी प्रकार का लॉसेस हो वो भी यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ले लेना है सब। एंड अदर इनकम, अदर देन सेल्स, डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, रेंट की इनकम, हम लिखेंगे इनकम। क्लियर? चलिए सर ये भी बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? सब कुछ तो खत्म हो गया, अभी यहाँ क्या लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस की डेबिट, एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड क्या आएगा और यहाँ क्रेडिट साइड क्या आएगा? अभी बाकी क्या बचा? बाकी बचा है, सुनो, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस हो, पार्टनर्स के लिए इनकम हो। सर एग्जांपल दीजिए सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ ना। सैलरी, 3 पार्टनर है, 2 एक्टिव पार्टनर है, 1 स्लीपिंग पार्टनर है। अब 2 एक्टिव पार्टनर हो गए, उनको सैलरी भी तो पे करनी पड़ेगी, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ, पार्टनर्स के लिए इनकम हुआ। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या? अगर पार्टनर ड्राइंग करेंगे बिजनेस में से तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम हो गई। तुम्हें कोई सर तो सैलरी तो हम P&L में नहीं लिखते थे, अगर मतलब किसी एम्प्लॉय को पे करे तो। हम जब एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, लेकिन जब पार्टनर को सैलरी पे करेंगे तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसीलिए बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि हम पार्टनर्स के लिए किए गए एक्सपेंस अलग जानना चाहते हैं और पार्टनर्स से हुई इनकम को अलग जानना चाहते हैं। हम डिसीजन लेना, अलग अलग डिसीजन ले सके, इसलिए अलग अलग प्रॉफिट ढूंढते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस लिखे जाएंगे पक्का, यस, यहाँ पे इनकम लिखी जाएगी पक्का, लेकिन कौन सा एक्सपेंस है ना, जो पार्टनर के लिए किए गए हैं। बिजनेस ने पार्टनर्स के लिए जो एक्सपेंस किए यहाँ लिखे जाएंगे, और बिजनेस को पार्टनर से जो इनकम मिली है वो यहाँ लिखे जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूं? एक्सपेंस तो लिखेंगे, लेकिन एक्सपेंस फॉर, एक्सपेंसेस फॉर पार्टनर्स डेबिट किया जाएगा, एंड इनकम, इनकम फ्रॉम पार्टनर्स क्रेडिट किया जाएगा। बोलिए, क्लियर? कोई सवाल? चलिए, अब बचा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां ध्यान से देखो, सुनो, बैलेंस शीट तो पता है ना आपको क्या है? बैलेंस शीट तो मैं भी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। यहाँ एसेट लिखते हैं, लायबिलिटी लिखते हैं, ठीक है, चलो समझ में आ गया है ना। फिर क्या करेंगे पता है? बैलेंस शीट लास्ट में बनेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा ना, बैलेंस यहाँ पे, ये यहाँ लिया जाएगा।
कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ डालेंगे, मतलब इससे पहले बनाना पड़ेगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन सर ये है क्या एग्जैक्टली? अरे कुछ नहीं है, ये आपने 11th में किया है। अच्छा, हमको पता भी नहीं सर। क्या बात है, देखो आप यहाँ नहीं कैपिटल लिखते थे आप, फिर बताओ क्या क्या ऐड करते थे इसके अंदर आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते थे। वेरी गुड, एडिशनल कैपिटल लाए तो भी ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते थे, फिर नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड करते थे। शाबाश। चलिए माइनस क्या करते थे? ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन Drawings. ड्राइंग्स माइनस करते थे। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या और बात नेट है, लॉस। वंस मैं प्रफुल्लित हो जाता हूँ जब तू बोलता है ना, मेरा जन्म सफल हो जाता है। तू बोलता है ऐसा लगे मेरा जन्म सफल हो गया। इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग एंड नेट लॉस, डन ना? अरे यही तीन चीज, यही सब चीज को यहाँ लिखना है ना। ये 1 2 3 4 यहाँ क्रेडिट कर दोगे, और ये सब चीज को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। वही चीज लिखनी है लेकिन अलग अकाउंट बना के लिखनी है। तो सर ऐसा करने की जरूरत क्या थी? अरे वहां गंदा ना दिखे इसलिए, सिस्टमेटिक दिखे इसलिए, क्योंकि पार्टनर तो 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, बैलेंस शीट कितना लंबा हो जाएगा सोचो। 3 पेज तो बैलेंस शीट ही लिख दिया आपने कैपिटल अकाउंट लिख के। तो उसको हम क्या करते हैं, एक अलग अकाउंट बना के लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? बस यही है और कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत बातें इधर उधर है, मैं समझाऊंगा आपको, बट बेसिकली फंडामेंटली यही चीज है। अच्छा सर, ये डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ जाएगा? डिविजिबल लॉस एंड यहाँ पे आएगा है ना, ये प्रॉफिट। पहले हम प्रॉफिट यहाँ लेते थे कि नहीं? अभी ये प्रॉफिट जो होगा वो यहाँ डाल देंगे, फिर इसको यहाँ डालेंगे बैलेंस को। ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंस प्रॉफिट लॉस में जाएगी, प्रॉफिट लॉस की बैलेंस एप्रोप्रिएशन में जाएगी, एप्रोप्रिएशन की बैलेंस कैपिटल में जाएगी, कैपिटल की बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगी। एक बैलेंस गलत, सभी बैलेंस गलत। मुबारक हो, पूरा एग्जाम्पल गलत। समझ में आ गया इतना?